नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। मॉड्यूल 1 में हमने इन्फ्लेशन को स्टडी कर लिया था काफ़ी अच्छे ढंग से। आज हम डिटेल में समझेंगे इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को, कि महंगाई जो कि इन्फ्लेशन कहलाती है वो किस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएटेड रहती है। मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और अगर आपके पैसे की ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम हो रही है या इन्फ्लेशन के बराबर नहीं हो रही है, तो वो किस तरीके से आपकी परचेजिंग पावर, आपकी वेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। यही है आज का सवाल जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर मुझे पता है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, और मैं अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स नहीं सेलेक्ट कर पाता हूं जो इन्फ्लेशन को बीटिंग हो, तो किस तरीके से मैं वेल्थ बिल्ड कर पाऊंगा, क्या मुझे टाइम लग जाएगा, मैं किस तरीके से एक अच्छा कॉर्पस बना पाऊंगा, ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज के हमारे वीडियो का मैसेज ये है कि क्यों हमारे इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी होता है और क्यों सेविंग से आगे इन्वेस्टमेंट की हमारे को असली जरूरत पड़ती है। क्यों हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ दें ताकि हम रियल गेन कर पाएं और हमारे पैसे की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाए। इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है वो केवल पैसे को बढ़ाना या ग्रो करना ही नहीं होता है। वो तो एक कॉन्सेप्ट होता ही है कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी परचेजिंग पावर को बनाए रखना भी हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारे पैसे की वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी परचेजिंग पावर बरकरार रहे या इम्प्रूव हो जाए। तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे कि इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, परचेजिंग पावर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रियल रिटर्न क्या होता है, नॉमिनल रिटर्न क्या होता है, केवल सेविंग्स पे ही डिपेंड करने की लिमिटेशंस क्या होती हैं, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या व्यू पॉइंट लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में और अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। देखिए, एक रियल सिचुएशन समझिए। आज 100 रुपए जो आर्टिकल्स, जो आइटम खरीद सकता है, हो सकता है कि 10 साल के बाद वो 100 रुपए उतने आर्टिकल्स या उतनी परचेज नहीं कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो परचेजिंग पावर होती है, जो वैल्यू ऑफ द मनी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपका पैसा उस स्पीड से नहीं बढ़ता है, नहीं ग्रो होता है, तो क्या होगा, बिकॉज आपके पैसे ने वैल्यू, अपनी परचेजिंग पावर लॉस्ट कर दी है। इसी वजह से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में समझना जरूरी होता है ताकि हम एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है? नॉमिनल रिटर्न होता है कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, पीरियड के एंड पे आपको 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख रुपए, तो 10% का आपको रिटर्न मिल गया। तो रियल रिटर्न ये होता है कि जो आपने रियल गेन किया है, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो रियल रिटर्न कहलाता है, वो नॉमिनल रिटर्न कहलाता है। एक्चुअली नॉमिनल मीन्स जितना गेन हुआ उसको आप डिवाइड लगा दीजिए इन्वेस्टमेंट से, वो आपका नॉमिनल रिटर्न हुआ। रियल रिटर्न क्या होता है कि आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो एडिशनल आपको रिटर्न मिला है वही आपको रियल रिटर्न कहलाता है, वही आपका वास्तविक रिटर्न होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट ने आपको 8% का रिटर्न दिया और उसी इन्वेस्टमेंट पीरियड में इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो 5% रही है, तो आप 8% माइनस 5% कर दीजिए, तो आपको एडिशनल 3% का गेन मिला। तो आपकी जो परचेजिंग पावर हुई वो लगभग 3% ज्यादा रही ओवर अ इन्वेस्टमेंट। तो यही होता है कि आपका रियल गेन जो हुआ, जो आपको रियल जिसे कहते हैं कि परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट हुआ, या जो रियल गेन बोल सकते हैं, रियल रिटर्न बोल सकते हैं, वो 3% का होता है। इस एग्जाम्पल में मैंने टैक्स को एडजस्ट नहीं किया है और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको एडजस्ट नहीं किया है। तो यहां से समझ में आता है कि रियल रिटर्न का थॉट प्रोसेस क्या है। इन्फ्लेशन जितना है, रिटर्न उतना तो कमाए ही कमाए ताकि आप इक्वल परचेजिंग पावर पे हो, बट उसके आगे जो आपको रिटर्न मिलता है वही आप सही मायनों में कह सकते हो कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे 100 रुपए हमारे पास आज हैं, इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल के बाद 100 रुपए से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको उतनी ही आर्टिकल खरीदने के लिए, या फिर 100 रुपए आपको कम आर्टिकल खरीद पाएगा। इन्वेस्टमेंट हम ग्रोथ के लिए करते हैं और हमेशा ये इंश्योर करना पड़ता है कि योर इन्वेस्टमेंट शुड ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन, और अगर फास्टर देन इन्फ्लेशन
नहीं भी बढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसके इक्विवेलेंट तो हो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो। 7% अगर इन्फ्लेशन रेट है या 8% हो, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न तो दे जितना महंगाई है, जितनी इन्फ्लेशन है, तभी एक डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस क्रिएट कर पाएगी। नॉमिनल रिटर्न व्हाट योर इन्वेस्टमेंट हैज अर्न, रियल रिटर्न आप माइनस कर दीजिए इन्फ्लेशन को, तो व्हाट रिमेन्स आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो क्या होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, केवल बैंक बैलेंस को इंप्रूव करना नहीं होता है, वो तो एक उद्देश्य है। साथ साथ वो लोग ये देखते हैं कि आपके पैसे की जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो भी समय के साथ साथ बढ़नी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही उद्देश्य होता है, यही पर्पज होता है। केवल सेविंग्स पर्याप्त नहीं होती हैं। सेविंग्स है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। आप सेविंग करते हैं, कोई फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट है, आप अपनी सेविंग से फंड निकाल करके अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा है, कोई बिजनेस में खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है, तो आप अपनी सेविंग से मीट आउट कर देते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे का जो पावर है, परचेजिंग पावर है, उसके कम होने का रिस्क हमेशा ही बना रहता है। इसलिए सेविंग्स तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आप अगर केवल सेविंग्स के भरोसे ये सोचेंगे कि मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स और वेल्थ प्लान और वेल्थ बिल्डिंग को अचीव कर पाऊंगा, तो ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारे पैसे की जो परचेजिंग पावर है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के चलते हुए वो ग्रो करनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का रियल पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किया आपने, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, इन्फ्लेशन को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, पीछे छोड़ने का। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले हमारे को, और वो इन्फ्लेशन बीटिंग होना चाहिए, तभी जाके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। लेकिन हाँ, हर इन्वेस्टमेंट आपको उतनी ग्रोथ, इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोथ नहीं देता है। बिकॉज इसलिए मैंने लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि पोर्टफोलियो डिजाइन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, किस तरीके से एसेट एलोकेशन करना चाहिए, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ताकि कुछ फंड्स हो सकता है कि इन्फ्लेशन को बीट करके आगे बढ़ें, कुछ हो सकता है कि इन्फ्लेशन के बराबर आपको रिटर्न दें, कुछ हो सकता है कि इन्फ्लेशन से थोड़ा कम दें। तो पूरा एक डाइवर्सिफाई बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। तो हर इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे सकता है, वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। लेकिन एक राइट मिक्स होगा आपके पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली हम एक ऑप्टिमाइज रिटर्न की आशा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते वक्त हमेशा इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान रखें कि अगर 7-8% का इन्फ्लेशन है, तो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हो तो एटलीस्ट वो 10-12-14% का रिटर्न देने में केपेबल हो। रिस्क, रिटर्न और इन्फ्लेशन, जैसे पहले मैंने बताया था एपिसोड्स में, रिस्क एसोसिएटेड होता है हर इन्वेस्टमेंट के साथ, चाहे वो आपका फिक्स्ड इनकम के अंदर, आप स्टॉक के अंदर, या म्यूचुअल फंड या गोल्ड में हो, सब में कुछ ना कुछ तो रिस्क एसोसिएटेड होता है। और वही रिस्क गवर्न करता है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मिलने वाले हैं। और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को आपको इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब ये तीनों चीज, जैसे रिस्क हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी आप हमेशा जब रियल रिटर्न करेंगे तो इन्फ्लेशन को देखें, कितना टैक्स आपको उस रिटर्न पे लगता है उसे एनालाइज करें, प्लस जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन प्लेटफॉर्म से, उनकी फीस क्या है। इन तमाम तीनों चारों को एक साथ कंसीडर करके, इंटीग्रेट करके, समझ के तभी हमारे को डिसीजन लेना चाहिए। और तभी ये सब लोग कनेक्टेड हैं। मतलब कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। रिस्क हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन्फ्लेशन, रियल वेल्थ, टैक्सेस, कॉस्ट, तो केवल रिटर्न नहीं देखना है हमारे को इन्वेस्टमेंट में। इन सब के पूरे स्पेस के अंदर, इस पूरे हम लोग जो कहते हैं 3-4 फैक्टर्स को देख कर कि हमारे को रिटर्न को इवैल्यूएट करना है, तभी हम कहेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट को ढंग से जाना है और ढंग से इवैल्यूएट करके अपना डिसीजन लिया है इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे दो लोग हैं, रिया और मोहित। रिया ने अपना फाइनेंशियल गोल, अपना रिस्क एपिटाइट, अपना प्लानिंग बहुत ढंग से किया और एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी करके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाया है। और वहीं मोहित ने बस सेविंग्स बैंक अकाउंट में अपना पैसा डाल दिया है। तो 10-15 साल के बाद आप देखेंगे कि रिया का पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है, उसे अच्छे फाइनेंशियल गेन्स मिलते हैं, और उसको क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग से भी राहत मिलती है। और वहीं बैंक बैलेंस है, तो बेसिकली मोहित ने अपनी परचेजिंग पावर को खो दिया है, उसको इतनी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और उसका इतना अच्छा कॉर्पस का वैल्यू नहीं बन पाएगा। और यहीं से हम
वेल्थ क्रिएशन को मेजर कर सकते हैं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई है। देखिए, केवल सेविंग्स करना, सेविंग्स बैंक में अकाउंट पैसे करने से आपकी वेल्थ बिल्ड नहीं होगी। सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना देता है आपको? 2%, 4%, और स्वीप इन एफडी है तो 5.5, 6, 7% है। वो नियरली हो सकता है कि इन्फ्लेशन के बराबर हो, बट हाँ, राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ही आपको सही तरीके से इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद कर सकती है। इन्फ्लेशन को बीट करने की कैसे कोशिश करें? हमेशा देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। शॉर्ट टर्म में उतनी अच्छी वेल्थ नहीं बनती है। लॉन्ग टर्म का मतलब होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। एक्चुअली लाइफ के डिफरेंट फेजेस में हमारे को इसी टाइम ड्यूरेशन में पैसे की जरूरत पड़ती है कि हो सकता है 10 साल के बाद आपको हायर एजुकेशन करना हो, या 15 साल के बाद अपने बच्चों की शादी करना हो, या 15 साल के बाद घर बनाना हो। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर ही वेल्थ बनती है। शॉर्ट टर्म में तो आप इमरजेंसी कंडीशंस या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो हमेशा अपना प्लानिंग का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म रखिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर दिए। आपके पास एक गोल होना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट के लिए फंड क्रिएट किया जा रहा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए किया जा रहा है, या हाउस के लिए किया जा रहा है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो डायरेक्शनलेस इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा गेन नहीं मिलता है। एक डायरेक्शन तो होना ही चाहिए। असेट एलोकेशन को सही करें, जैसे मैंने डेट के बारे में बात करी थी पिछले एपिसोड्स में, इक्विटी के बारे में बात करी थी, प्लस रियल एस्टेट के बारे में बात करी थी। तो डिफरेंट असेट क्लासेस के अंदर भी आप जिस तरीके से आपका रिस्क प्रोफाइल है, अपने रिस्क एपिटाइट को समझ के आप असेट एलोकेशन ढंग से करिए। फंड्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप बोलते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर 50%, 60% इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड्स वो किस किस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या वो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं या नहीं है। या अगर आप बोलते हैं मैं इक्विटी में 30-40% इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आप किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे? डिफेंस में करेंगे, बैंकिंग में करेंगे, आईटी में करेंगे? तो डाइवर्सिफाई भी होना चाहिए। प्लस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ जब परफॉर्म करेंगे तो आपको समय समय पर फंड्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करना है। क्यों? अगर रिव्यू करने पे अगर ये पता चलता है कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फंड परफॉर्म नहीं करता है, तो आप रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने रीबैलेंसिंग को भी समझाया हुआ है। और फिनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वेल्थ एक दिन का काम नहीं है, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। रोज आपको सेविंग करनी पड़ेगी, हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा, रीबैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो पूरी एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। तो ये कुछ 6-7 तरीके हैं जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को बीट करने की एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में हम एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकें। इन सभी कंसेप्ट्स को मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, कोई भी स्टैंड अलोन वर्क नहीं कर रही थी। कैसे? जैसे एग्जांपल समझते हैं, असेट एलोकेशन है, मुझे मेरी रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए कि मैं अग्रेसिव हूं या मैं मॉडरेट हूं या मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, तो वो मुझे समझना चाहिए। प्लस मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मैं किसके लिए सेव कर रहा हूं, क्या मैंने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, नहीं बनाया है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है, स्टैंड अलोन कुछ भी काम नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं कि पूरी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है या पोर्टफोलियो डिजाइन होता है, वो कंप्लीट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। उस इंटीग्रेशन में आप इन्फ्लेशन भी जोड़ लीजिए, टैक्स भी जोड़ लीजिए, प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स भी जोड़ लीजिए। इन तब को बना करके नपा तुला प्लानिंग होता है, तभी हम जाके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हम सामान्य कॉमन मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं? केवल रिटर्न देख रहे हैं। सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना, एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना है। केवल रिटर्न पे डिपेंड नहीं करना है, रियल रिटर्न समझना है कि मेरे को इसमें रियल रिटर्न कितना होगा। इन्फ्लेशन को डेफिनेटली इनबिल्ट करना है कि कितना इन्फ्लेशन है, उससे ज्यादा मेरे को इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं रखें, बिकॉज अगर अच्छी वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म विजन रखना ही पड़ेगा, और सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके लिए लॉन्ग टर्म कितना सस्टेनेबल है, आप कितना लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं, कब आपको फंड की जरूरत है। अपने गोल्स को बनाइए। गोल्स ना तय करना भी डायरेक्शन लेस होगा, पॉइंटलेस होगा, और रिव्यू को करना भी बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप होती है, नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, परचेसिंग पावर क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट का रियल पर्पस क्या होता है, और क्यों लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आज आपको क्या करना है? आज अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखिए और फिर सोचिए कि उस गोल्स की कॉस्ट अगले 10-15 साल वर्ष के बाद कितनी बढ़ जाएगी। तो आप जो आज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे हैं, वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आज एक हायर एजुकेशन का खर्चा मान के चलिए कि 15 लाख रुपए है, अगर कोई हायर एजुकेशन का खर्चा है, और अगर आपको ये खर्चा 10 साल के बाद करना है,
तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्यूचर की कॉस्ट समझनी पड़ेगी कि आज अगर 15 लाख रुपए लग रहे हैं और इन्फ्लेशन 7-8% है, तो हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे 10 साल के बाद उसी एजुकेशन को परचेज करने के लिए 25 से 26 लाख रुपए लग जाए, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर 10 ईयर्स कंसिडर करके। तो आपका हो सकता है आज का गोल 15 लाख रुपए हो, लेकिन 10 साल के बाद आपको 25-26 लाख चाहिएंगे। तो इस चीज को एनालाइज करके कि आपको 10-15 साल के बाद क्या कॉस्ट आने वाली है उस सर्विसेज की, तो उसको ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई महंगाई, इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल रिस्क, या गलत इन्वेस्टमेंट, या बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करना। आप सोच लीजिए एक बार कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क होता है इन्फ्लेशन, और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करना ये सबसे बड़े रिस्क है। चाहे छोटे से ही स्टार्ट करें, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, स्टेइंग इन्वेस्टेड इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जितना आपसे बन पड़े, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बिकॉज हम आने वाले एपिसोड में पढ़ेंगे कि मार्केट की जो सिनुसाइडल साइकिल होती है, अप जाता है, थोड़ा डाउन जाता है, अप जाता है, तो जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे तभी कुछ गेन कर पाएंगे। केवल अगर सेविंग्स बैंक के भरोसे 2 से 4% बैठे रहेंगे तो ना तो आपके इन्वेस्टमेंट कभी इन्फ्लेशन बीटिंग रहेंगे, ना आप कोई बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल फाइनेंस में, पर्सनल फाइनेंस में ये होता है, स्टेइंग इन्वेस्टेड इज द की, एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो मीनिंग होता है वो केवल पैसा कमाना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का रियल पर्पस होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे की परचेजिंग पावर बनी रहे, आपके पैसे की वैल्यू बढ़े, और जो परचेजिंग पावर होती है वो बरकरार रहे। आपका पैसा बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट उससे अगर तेजी से बढ़ रहा है तो आपकी वास्तविक वेल्थ, जो रियल वेल्थ है, उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगी। तो हमेशा ये सोचना है कि या तो इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से आगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को परफॉर्म करना चाहिए, ये हमारे को देखना चाहिए। और यह आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करने से ही समझ में आएगा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स। इसका एक हम लोग मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से। हम ये समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, और दूसरे फिक्स इनकम के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, पोर्टफोलियो में कितना रखना चाहिए, वो किस तरीके से पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ कि एपिसोड 27 का फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है, व्हाट फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स आर, उनका क्या रोल होता है हमारे मतलब पोर्टफोलियो डिजाइन में, कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, एंड ये हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या रोल निभाते हैं और किस तरीके से फिट्स होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, और लोगों को क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के। ये तमाम बातें हम लोग आने वाले एपिसोड 27 फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट से समझेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मैंने ये 6-7 फैक्टर्स आपको बताया कि आपके गोल क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आप असेट एलोकेशन किस तरीके से करते हैं, आपका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, टैक्स एफिशिएंसी किस तरीके से, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का कॉस्ट, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही एक सफल इन्वेस्टमेंट और एक सफल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट करी जाती है, जिसका फाइनल आउटकम होता है आपका पोर्टफोलियो डिजाइन। अगर ये सारी बातें एक्चुअली सब इंटर रिलेटेड हैं, सब कनेक्टेड हैं, कोई भी स्टैंड अलोन वर्क नहीं कर रहा होता है, तो इन 6-7 चीजों को बहुत ढंग से समझिए अपनी रिस्क एपिटाइट में, अपनी जरूरत के हिसाब से कि आपको कितना पैसा लाइफ के किस स्टेज पे चाहिएगा, तभी जाके एक एफिशिएंट गेन हम अपने पूरे पोर्टफोलियो से ऑप्टिमाइज गेन पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके की जानकारी लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।